जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बी कानून जी। मैं हूं आपका दोस्त AK शर्मा और आज हम बात करेंगे सरफेसी एक्ट पर आए एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। जी हां, अगर आपको सरफेसी एक्ट नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। जब आप किसी बैंक से लोन लेते हैं और अगर उस लोन को नहीं चुका पाते हैं तो बैंक जो कार्रवाई करता है, जैसे आपकी संपत्ति को अटैच करना, उसकी बिक्री करना, वो सरफेसी एक्ट के अंडर ही किया जाता है और ये 2002 का एक्ट है। तो आज जिस जजमेंट की हम बात करने वाले हैं वो इसी सरफेसी के प्रोसीजर से रिलेटेड है। दरअसल हुआ क्या कि एक फिलिप मैथ्यू करके एक बोरोवर थे बैंक के, साउथ इंडियन बैंक के। उन्होंने बैंक से लोन लिया और वो उसे चुका पाने में असमर्थ रहे, तो बैंक ने 13(2) का नोटिस इशू किया। सरफेसी एक्ट के अंडर कार्रवाई शुरू करता है तो सेक्शन 13(2) के अंडर एक नोटिस दिया जाता है, उसे रिकॉल नोटिस भी कहा जाता है, कि बोरोवर को ये बताया जाता है कि आपका लोन जो है NPA है और इसे आप जो है वो पैसा बैंक में जमा कीजिए। लेकिन 13(2) का नोटिस देने के बाद भी, उस टाइम पीरियड के ख़त्म होने के बाद भी बोरोवर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद बैंक ने अगला स्टेप लेते हुए 13(4) का नोटिस इशू किया। 13(4) का नोटिस 13(2) के नोटिस के बाद इशू किया जाता है और ये एक सिंबॉलिक पोजेशन भी माना जाता है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है उस पर, तो 13(4) के नोटिस इशू होने के बाद उस पर सिंबॉलिक पोजेशन बैंक का मान लिया जाता है। अगर उस पर किसी और का कब्जा है या आप फिर उसके पोजेशन में हैं तो फिर DM परमिशन या फिर CMM की परमिशन की रिक्वायर्ड होती है, यानी कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की परमिशन की, और वो खुद आते हैं दल बल के साथ और आपसे या फिर जो रह रहे हैं वहाँ पर उनसे खाली कराते हैं। तो इनसे 13(4) का नोटिस भी दिया गया। उसके बाद बोरोवर ने एक एप्लीकेशन लिखी बैंक को कि वो चाहते हैं कि जो उनका ऋण है उसको वो किश्तों में जमा कर दें और उन्हें 1 साल का वक्त दिया जाए। तो इसी को लेके बैंक ने उनसे कहा कि आपने तब तो पहले तो दिया नहीं, जब आपको टाइम था तब तो किश्तों में ही लिया जा रहा था, तो तब तो आपने दिया नहीं और अब आप किश्तों की मांग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपका अकाउंट NPA है। तो ये जो मामला है वो चंडीगढ़ और हरियाणा हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है। तो बोरोवर जो है वो हाई कोर्ट चले गए। तो हाई कोर्ट ने इस मामले को इस वजह से सुना क्योंकि उस टाइम पे DRT यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और DRAT यानी डेप्ट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल में सीटें वैकेंट थी, यानी वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब DRT क्या होता है? तो DRT ये होता है कि जब बैंक किसी मामले में जब सरफेसी के अंडर कार्रवाई करता है तो उसमें जब केस फाइल की बारी आती है तो वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के अंडर ही फाइल होते हैं बैंक के सारे केस, जो कि 20 लाख रुपए या उससे अधिक के होते हैं। और DRAT DRT की अपीलेट शाखा है। जैसे कि हाई कोर्ट से अपील करके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वैसे ही DRT से अपील करके DRAT जाते हैं। तो हाई कोर्ट ने इस मैटर को सुना और बैंक से कहा कि आप इसे मान लीजिए, यानी उनका जो प्रपोजल है उसको मान लीजिए। तो बैंक भी इस बात पर लगभग राजी हो गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, मान लेते हैं। तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद कुछ दिनों तक तो उन्होंने किस्तें आराम से अपना टाइम से भरी, लेकिन फिर से वही जो है अनियमितता शुरू हो गई और किस्तें देना बंद कर दिया। जिसके बाद बैंक ने फिर से प्रोसेस शुरू किया तो वो फिर से हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने इस बार भी उन्हें बैंक को OTS करने के लिए कहा, यानी वन टाइम सेटलमेंट करने के लिए, जिसके खिलाफ जो है बैंक जो है साउथ इंडियन बैंक सुप्रीम कोर्ट गया इस फैसले के खिलाफ कि हाई कोर्ट ये आदेश नहीं दे सकता कि बैंक जो है वो OTS या वन टाइम सेटलमेंट बोरोवर के साथ कर ले। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले को स्थगित करते हुए कहा कि हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के अंडर जो पावर दी गई हैं उनको दूसरे किसी ट्रिब्यूनल की पावर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और ये एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जिस टाइम पर पहली बार हाई कोर्ट के द्वारा इंटरफेयर किया गया वो तो समझा जा सकता है क्योंकि उस टाइम पे DRT या DRAT में सीटें वैकेंट थी, यानी खाली थी और कोई वहाँ पर सुनने के लिए बोरोवर को नहीं था। लेकिन दूसरी बार जो जजमेंट आया है उसमें उस वक्त DRT और DRAT दोनों ही जगह पे सीटें भरी हुई थी, वहाँ पर जुरिडिक्शन में जो लोग हैं वो बैठे हुए थे। उसके बाद भी कोर्ट ने अपना जुरिडिक्शन जो है ओवररीच किया और इसमें फैसला दिया। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि हाई कोर्ट को इन मामलों में जो कि DRT और DRAT के जुरिडिक्शन में आते हैं इंटरफेयर नहीं करना चाहिए या इससे बचना चाहिए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही और मैं आशा करता हूं कि ये जजमेंट उन हमारे बैंकर्स भाई को ज़रूर काम आएगा जो सरफेसी एक्ट के अंडर प्रोसीड करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जजमेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।